हम लोग तीन चार गवर्नर के बारे में, बंगाल के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़े, फिर वेंसीटार्ट के बारे में पढ़े, फिर जो है एक हॉलवेल था बीच में जो अस्थायी तौर पे आया था। इसके बाद वेंसीटार्ट के बाद हम लोग पढ़े थे क्या, वेंसीटार्ट के बाद फिर हम लोग पुनः जो पढ़े वो फिर से पुनः आया था कौन, वेंसीटार्ट के बाद फिर से कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव, और फिर से उसके बाद वेल्सट आया था। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पुनः फिर से पढ़ते हैं आगे के गवर्नर के बारे में। आज जिनके बारे में पढ़ेंगे उनके बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पढ़ेंगे आज। उसके बाद पढ़ेंगे हम, सबसे पहले आज ये पढ़िए वारेन हेस्टिंग। इसके बाद मैकफर्सन नाम का एक व्यक्ति आया था, लेकिन उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने एक काम किया था जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से वो पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। यहाँ से सवाल और यहाँ से सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में। आपको बताए थे हम कि वारेन हेस्टिंग जो है क्या था। वारेन हेस्टिंग जिस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर हुआ था, उसी प्रकार ये वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अब जो है ये पूछता है कि ये किस आर्टिकल, ये किस अधिनियम के तहत आया था। तो एक एक्ट आया था इसमें 1773 का एक्ट, 1773 का एक्ट, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है इसमें जो हम लोग देखेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत बहुत सारे कार्य किए गए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या हुआ था। सबसे पहला काम 1773 के एक्ट में क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर, इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया किस अधिनियम के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक काम। दूसरा काम क्या किया गया, चार सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। वो बोर्ड का गठन क्यों किया गया, ताकि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना है, इसके सहयोग के लिए 4 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। दो काम। तीसरा काम क्या किया गया, 1773 में भारत में पहली बार जो है इसी एक्ट के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1773 के एक्ट के तहत, लेकिन किया गया क्या, 1774 में किया। कब गया, 1774 में। कहां किया गया, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ये किया गया कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता। सवाल पूछता है कि ये जो पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश क्या था, नाम बताइए, एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति थे। और पूछेगा कि ये जो बना था सर्वोच्च न्यायालय, ये कब से स्टार्ट हो गया, तो 1774 से काम करना प्रारंभ हो गया था। एक चीज और जान लीजिए, ये जो 4 सदस्यीय का गठन किया गया, कहा जाता है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत भारत में इसी समय से हुआ था। लेकिन मंत्रिमंडलीय विभाग जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, विभागीय सिस्टम कहते हैं, वो हम लोग जब लॉर्ड कैनिंग पढ़ेंगे तो उसी समय से उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करी थी। लेकिन यहाँ पर 4 सदस्य के तौर पर भारत में ऐसी पहली व्यवस्था देखने को मिली जो अंग्रेजों के द्वारा मंत्रिमंडलीय रूप में लाई गई थी। ठीक है, तो ये 3 काम। ठीक है, तो ये सभी जो काम है, ये बंगाल के गवर्नर के द्वारा ये जो एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत किया गया। चौथा काम, 5वां काम जो किया गया, ये 5वां काम क्या था, समाप्त किया देखिए 5वां काम क्या था, इसने द्वैत शासन को तो बाद में समाप्त करता है, वो
को जब हम प्रशासनिक उसका कार्य देखेंगे तो वहां पढ़ेंगे। पांचवा काम क्या था, हम बताए थे बंगाल उस समय का काफी महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी बना था, और इस समय क्या किया, बंगाल प्रेसिडेंसी के ही तहत जो मद्रास और बंबई का जो प्रेसिडेंसी था, बंबई का, इस प्रेसिडेंसी को मिला दिया और बंगाल में इसको शामिल कर दिया, मतलब इसी के अधीन कर दिया, मतलब इस दोनों को जो है बंगाल के अधीन कर दिया, ठीक है, अधीन कर दिया बंगाल के तरफ। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इतना सारा सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब काम रेगुलेटिंग एक्ट का हो गया। अब हम लोग थोड़ा वारन हेस्टिंग पढ़ लें। वारन हेस्टिंग क्या था, वारन हेस्टिंग देखिए, वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था, कार्यकाल 1772 से लेकर 85 तक का था। 1772 से 1785 तक का काल जो है वारन हेस्टिंग का था, लेकिन इसी में अस्थायी मैकफर्सन नाम का एक व्यक्ति आता है 1778 में, वो अस्थायी तौर पर इसमें शामिल होता है गवर्नर जनरल के तौर पर। अब देखिए वारन हेस्टिंग जो 1772 में आएगा, ये क्या क्या काम करता है जो परीक्षा में सवाल बनता है। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया, समाप्त किया। आपको बताए थे कि द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में किया गया था, जो कि 1772 तक चला था। और इन 60 वर्ष के काल को एक इतिहासकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकार, उनका नाम था के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर ने क्या कहा, लुटेरों का काल कहा था। इन 60 वर्षों के काल को अंग्रेजों का लुटेरों का काल कहा था। तो द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्त किसने करी थी, वारन हेस्टिंग ने किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, दूसरा काम वारन हेस्टिंग ने प्रशासनिक तौर पर क्या किया, सुरक्षा की नीति या घेरे की नीति या इसी को रिंग ऑफ फेंस की नीति भी कहा जाता है, उनका इन्होंने लागू किया। इनको क्या लगता था, ये क्या कहते थे कि हम आपको सुरक्षा देंगे, ठीक है, हम आपको सुरक्षा देंगे, और इस बहाने, वो सुरक्षा के बहाने उस राज्य को या जो भी उस समय के शासक देसी रियासत थे उसको वो अपने अधीन कर लेते थे। तो सुरक्षा की नीति जो था, सुरक्षा की नीति या इसी का नाम रिंग ऑफ फेंस की नीति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सब नीति का प्रारंभ किसने किया, वारन हेस्टिंग ने किया था। ये दो काम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब इन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए क्या किया, आपको बताए थे कि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके साथ ही साथ जब इलाहाबाद की संधि हुई, तो इलाहाबाद संधि में भी बहुत सारा क्षेत्र ऐसा प्राप्त किया जहां से ये टैक्स वसूलने का अधिकार भी प्राप्त किया था। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ कि इन्होंने राजस्व बोर्ड, परीक्षा में सवाल आता है, राजस्व बोर्ड की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो राजस्व बोर्ड की स्थापना किसने किया था, वारन हेस्टिंग ने किया था। वारन हेस्टिंग ने राजस्व बोर्ड की स्थापना कहां करी थी, तो कलकत्ता में। क्यों कलकत्ता में करेगा, क्योंकि अभी जितना भी अभी चीज महत्वपूर्ण काम होने वाला है सब कलकत्ता में होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम आपको सारा बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी था, इसलिए बंगाल के अंतर्गत ही कलकत्ता आ रहा है। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि राजस्व बोर्ड की स्थापना करी गई। दूसरा इन्होंने एक और कार्य क्या किया कि आपको हम बताए थे इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765, जो कि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्रथम संधि हुई, और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 जो कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इन दो संधियों को यहाँ पर टूटने का एक चीज देखा गया, टूटने का स्थिति को देखा गया, और यहाँ वो क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि टूट गई। शाह आलम के साथ जो संधि की गई थी वो संधि टूट गई, और संधि टूटने के बाद रॉबर्ट क्लाइव, ये वारन हेस्टिंग क्या करता है, वो जो कल हम बताए थे 50 लाख रुपया जो दिया गया था ना, 50 लाख को रद्द कर दिया गया, और 26 लाख जो पेंशन दिया गया था इसको भी रद्द कर दिया गया था। कौन, वारन हेस्टिंग। और यहाँ से आपको बताए थे कड़ा का क्षेत्र और इलाहाबाद का क्षेत्र, इलाहाबाद का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र को पुनः वो वापस प्राप्त कर लेता है, ठीक है, वो वापस प्राप्त कर लेता है। तो ये सब काम वारन हेस्टिंग प्रशासनिक तौर पे करता है। अब कुछ समाज के लिए भी उन्होंने कुछ काम किया।
समाज के लिए क्या काम किया, थोड़ा सा देखते हैं। समाज के लिए इन्होंने जो काम किया, मुस्लिमों की स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है, मुस्लिमों की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने पहली बार भारत में पहली बार 1781 में जो है पहली बार इन्होंने क्या किया, मदरसा की स्थापना की। डेट एक बार आप देख लीजिएगा, मदरसा की स्थापना की। कहां? कलकत्ता। पूछता है सवाल कि पहली बार भारत में मदरसा की स्थापना किस गवर्नर ने किया, तो वारेन हेस्टिंग ने। कब किया? 1781 में। कहां किया? कलकत्ता में किया। ये सब काम वारेन हेस्टिंग करता है। इसके बाद इन्होंने इनका जो इस पे लगाया गया कुछ विवादित कार्य भी किया गया इनके समय विवादित कार्य क्या था? इन्हीं के समय नंद कुमार मुकदमा चलाया गया था। कहा जाता है कि नंद कुमार बंगाल का एक ब्राह्मण व्यक्ति था, जिन्हों पर झूठा आरोप लगाकर वारेन हेस्टिंग ने इसको फांसी की सजा दिलवा दी। तो काफी इनका कटाक्ष भारत में किया गया था और काफी इस पे विवाद भी हुआ था। और एक काम इनका कहा जाता है कि काफी जो है खराब स्थिति था, इन्होंने विवादास्पद कार्य किया था। विवादास्पद कार्य क्या किया था इन्होंने? अवध की जो बेगम थी, अवध की बेगम जो थी, जब वो राजधानी शिफ्ट कर रही थी, राजधानी जब हम लोग बाद में और आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग अवध का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो बेगम थी, बेगम क्या कहता है वारेन हेस्टिंग को कि आप हमारे धन को बंगाल शिफ्ट करा दीजिए, मतलब आप मेरे धन को अच्छे से शिफ्ट कराइए। लेकिन वहां का जो नवाब था वो बोला था कि हम आपके धन को शिफ्ट करा देते हैं, लेकिन वो पत्नी जो थी अपने हस्बैंड का बात नहीं मानती है, वो इन पे भरोसा करती है, वारेन हेस्टिंग पे। और वारेन हेस्टिंग क्या करता है, इनके सारे धन को ये बंगाल शिफ्ट करा देते हैं, मतलब वो लूट लेते हैं, धन को चोरी करवा देते हैं। इसलिए ये एक सवाल पूछा जाता है कि बेगम की जो धन की चोरी का मामला किस गवर्नर जनरल पे उठाया जाता है, तो वारेन हेस्टिंग पे। ये दोनों सवाल आता है, नंद कुमार और अवध की बेगम। इसके बाद इनके समय एक दो कार्य और किया गया। इन्हीं के समय बंगाल में 1784 में, कब? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था। और इसकी स्थापना किसने किया बताइए? विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसमें क्या था? इसमें ग्रंथों को बदलने का वो किया गया था, ग्रंथ को पढ़ के उसको ट्रांसलेट करने का कार्य किया गया, अनुवादित करने का कार्य किया गया। और इसी में एक व्यक्ति था पहला, जिसका नाम था विलियम विल्किंस या चार्ल्स विल्किंस, ठीक है? विलियम जोन्स से समझेगा। हाँ, ये जो है विल्किंस नाम का जो व्यक्ति था, विलियम विल्किंस नाम के ही व्यक्ति ने, या कहीं कहीं चार्ल्स विल्किंस भी लिखा जाता है, तो विल्किंस नाम के ही व्यक्ति ने पहली बार मनुस्मृति, आप पढ़े होंगे मनुस्मृति को कहा जाता है कि भारत का प्रथम कानून का किताब। मनुस्मृति को भारत का पहला कानून का पुस्तक माना जाता है। अंग्रेजों को लगा कि हम प्रशासन को तभी चला पाएंगे जब हम भारत के प्रशासन को समझ पाएंगे, हम यहाँ के कल्चर को समझ पाएंगे, या हम यहाँ की व्यवस्था को समझ पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने पहली बार मनुस्मृति का ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ना शुरू किया। तो उनको बदलने का कार्य किसने किया? विल्किंस नाम के व्यक्ति ने इसको बदल दिया अंग्रेजी में। विल्किंस, ठीक है? विल्किंस नाम के व्यक्ति ने पहली बार इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, किसको? मनुस्मृति को। और ट्रांसलेट करके उसका नाम क्या दे दिया? ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। ए कोड ऑफ जेंटू लॉ, ए कोड ऑफ जेंटू लॉ इसका नाम दे दिया। पूछेगा आपको कि भारत में किस पुस्तक का नाम बदलकर ए कोड ऑफ जेंटू लॉ कर दिया गया, तो मनुस्मृति। किसका किया गया? मनुस्मृति। इसके बाद एक दो किताब और इन्होंने किया था। एक तो आपका जो था वो था भगवत गीता का भी ट्रांसलेट इन्होंने इंग्लिश में किया था। और एक किताब है और हितोपदेश, नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है हितोपदेश।
इस हितोपदेश को भी इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में। ये वह किताब है जो कि भारत के बारे में गोपाल क्या नाम है, गोपाल देशमुख वो किया था उसका क्या चीज नहीं, नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश नामक किताब लिखा गया है, नारायण पंडित के द्वारा, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है इन सभी किताबों को विल्किंस के द्वारा क्या किया गया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया और उसको पढ़ा गया और भारत को समझने का प्रयास किया गया। अब ये लोग यहाँ कार्य ऐसा किए, ठीक है। अब देख लीजिए ये सब काम हम देख लिए। अब एक चीज और देख लीजिए कि इसके समय जो 1773 का एक्ट आया था, इसके बाद एक परीक्षा में सवाल आता है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, ये 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। सबसे पहला काम जो किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत वो ये था कि जो हम यहाँ पढ़ रहे थे 4 सदस्य बताए थे ना भी, 4 सदस्यों को भेजा गया था कि आप सहायता करिएगा किसका, गवर्नर जनरल का। क्यों सहायता करिएगा? क्योंकि बंगाल और मद्रास जो ये बंबई और मद्रास जो मिल गया उसका क्षेत्राधिकार बढ़ गया। उस क्षेत्राधिकार को चलाने के लिए और लोगों की आवश्यकता होगी, इसलिए 4 सदस्यों को भेजा गया। तो यहाँ क्या किया गया, 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, यहाँ से 3 सदस्य कर दिया। अगला जो काम किया गया 6 सदस्यों का एक बोर्ड का गठन किया गया। दूसरा काम इसमें 6 सदस्य का एक बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड, ठीक है। और यही बोर्ड के गठन से जो बोर्ड का गठन किया गया और ये जो बोर्ड के 6 मेंबर थे इसको पावर दे दिया गया गवर्नर जनरल का। जो पावर गवर्नर जनरल अकेले लेता था अब वो पावर किसको, 6 सदस्य के टीम को भी दे दिया। तो इसी का विवाद के प्रश्न पर ये जो वारेन हेस्टिंग है इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोला हम नहीं रहेंगे गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद ये चला गया कहाँ, लंदन। कहाँ चला गया, लंदन। अब यहाँ से परीक्षा में सवाल आता है, जैसे ही लंदन गया, लंदन में एक विपक्ष का नेता था, उस नेता का नाम याद रखिए, लॉर्ड बर्ग। इस लॉर्ड बर्ग के नाम के व्यक्ति ने क्या किया, उस पर महाभियोग लगा दिया। बोला कि इन्होंने भारत में काफी तहस-नहस किया, इन्होंने काफी लूट का मामला है, इस पे चोरी का मामला है, इन्होंने झूठे आरोप में लोगों को फंसाया भी। तो इन सभी विपक्ष के नेताओं ने लॉर्ड बर्ग का नाम का जो व्यक्ति था इन्होंने इस पे महाभियोग लगा दिया। इसलिए परीक्षा में सवाल बनता है कि ऐसा कौन पहला बंगाल का गवर्नर जनरल है जिस पे महाभियोग लगाया गया, तो किस पे, वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग जो लगाया गया, इस महाभियोग से वो बरी हो गए थे, मतलब बरी हो गए, वो अदालत से छूट गए थे और उनको सम्मानित किया गया। पूछता है कि उनको सम्मान में क्या दिया गया था, सम्मानित वर्ड क्या दिया गया, उसको दिया गया था मान की तलवार। क्या दिया गया, मान की तलवार। मान की तलवार एक टाइटल होता है, ठीक है, मान की तलवार एक टाइटल होता है। इसी क्रम में परीक्षा में सवाल आता है कि किस गवर्नर जनरल को मान की तलवार से सम्मानित किया गया, तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग को किया गया था। ये सभी काम जो है ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, ठीक। और एक काम जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया, चौथा और अंतिम काम महत्वपूर्ण। ये काम क्या था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसको अधीन किया गया था उस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसको पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से इसको बंगाल के ही दोनों को अधीन कर दिया गया। बंगाल के वहां से अधीन नहीं किया था, लेकिन अब सारा जो भी काम होगा मद्रास प्रेसिडेंसी या बंगाल में, अब सारा काम होगा बंगाल से ही। तो सबसे महत्वपूर्ण कब बन गया बंगाल, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये सब काम आप याद रखिए वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग का। अब आ जाइए थोड़ा सा मैकफर्सन। मैकफर्सन कुछ नहीं करता है, मैकफर्सन एक ही काम करता है भारत में। ये अस्थायी तौर पे गवर्नर बने थे और मैकफर्सन ने क्या किया, जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे भारत में, जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे उनको इन्होंने पूरे भारत को 23 जिलों में विभाजित कर दिया था, ठीक है, 23 जिलों में विभाजित कर दिया था। कौन, मैकफर्सन नाम का व्यक्ति।
इसके बाद जो गवर्नर जनरल बन के आते हैं 1786 में, ये देखिए 1786 से लेकर 93 तक जो रहते हैं वो रहते हैं कौन? कॉर्नवालिस। कौन रहते हैं? कॉर्नवालिस। 1786 से 93 तक, 1793 तक कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब पढ़ते हैं थोड़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भी काफी महत्वपूर्ण सारा कार्य किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस काफी योग्य व्यक्ति था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इतने योग्य व्यक्ति हैं, आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि जब 1776 का जब अंग्रेजी क्रांति हुआ था, सॉरी अमेरिकी क्रांति हुआ था, उस समय अमेरिका जब अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, तो उस समय जो युद्ध हो रहा था 1776 में अमेरिकी जो युद्ध हो रहा था, उस समय आपको पता है कि अंग्रेजों ने पूरे विश्व में लगभग देशों पर शासन किया था, उसमें अमेरिका भी शामिल था। और इसी संदर्भ में जो युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था, उसका प्रधान सेनापति या प्रधान सेना नायक लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। ठीक है, यही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे 1786 में जो भारत आता है कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के पद पर, वही कॉर्नवालिस अमेरिकी इतिहास की क्रांति में भी एक अमिट छाप छोड़ चुका था। तो इतने योग्य व्यक्ति को भारत भेजा गया कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस ने क्या किया? पहला काम, कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में जो भी सिविल सेवा है, जो सिविल सेवा है भारत में, उसका जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और यही सिविल सेवा को इस्पात का चौकी भी कहा जाता है। परीक्षा में सवाल आता है कि भारत में किस विभाग को इस्पात का चौकी कहा जाता है? तो ये सिविल सेवा को कहा जाता है। सिविल सेवा को, ठीक है, सिविल सेवा। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत 1926 में हुआ था। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत 1926 में हुआ था और एक कमेटी था जिसका नाम था ली आयोग। क्या नाम था? ली आयोग। ली आयोग, ठीक है, ली आयोग। ली आयोग के ही तहत भारत में यूपीएससी का गठन हुआ था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ली आयोग के आधार पर यूपीएससी का गठन भारत में किया गया था। और आपको पता होगा कि भारत में जो यूपीएससी की स्थापना की गई, इसमें टोटल 10 मेंबर होता है। यूपीएससी में टोटल 10 मेंबर होता है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, और एक चीज रखिए याद कि उस समय जो अभी हम लोग आईएएस देखते हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम लोग सिविल सेवा कहते हैं, इस समय इसका नाम आईओएएस नहीं था। ठीक है, आईएएस उस समय नाम इसका नहीं था, उस समय इसका इंपीरियल सेवा नाम, ठीक है, इंपीरियल सिविल सेवा नाम था। ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज इसका उस समय नाम था। आईएएस बाद में दिया गया नाम। ठीक है, इसके बाद अगला जो काम किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वो किया गया पुलिस सेवा का जन्म। पुलिस सेवा, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आज जो हम लोग पद देखते हैं दरोगा का, ये दरोगा का पद को सृजित करने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही द्वारा भारत में पुलिस सेवा का भी जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं, इन्होंने सिविल सेवा मतलब प्रशासनिक के लिए तो कार्य किया ही किया, प्रशासन क्षेत्र को मजबूत बनाने का कार्य किया। इसके बाद पुलिस सेवा सुरक्षा के लिए काम किया और इसके बाद न्याय के लिए भी इन्होंने काम किया। और न्याय के लिए उन्होंने एक और सिद्धांत लाया जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड। मतलब न्यायालय की भाषा को और ज्यादा सजग बनाने के लिए, न्याय की व्यवस्था को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था लाई जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड। तो पूछता है कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत किसने किया? कॉर्नवालिस ने। ये किस क्षेत्र से संबंधित था? तो न्याय सेवा के लिए था, न्याय सेवा के लिए। तो कॉर्नवालिस का ये काम है। कॉर्नवालिस का जो सबसे महत्वपूर्ण भारत में जो किया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1793 का अस्थाई बंदोबस्त। 1773 का अस्थाई बंदोबस्त, 1793 का अस्थाई बंदोबस्त। ये क्या था? इस समय लाया था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? इसका बहुत सारा नाम मिलता है। कहा जाता है ये भू राजस्व से संबंधित था, भूमि से टैक्स वसूलने का एक ऐसा प्रक्रिया था जिसमें कि जमींदार और किसान के बीच ये ब्रिटिश कंपनी आए थे और उन्होंने भू राजस्व वसूलने का काम किया था। कहा जाता है इस कॉलोनी के विकास को करने के लिए एक व्यक्ति था, इसी का बहुत बड़ा भू मंत्री था
जिसका नाम था सर जॉन सोर, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे गवर्नर के तौर पे आता है। सर जॉन सोर के द्वारा ही इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। परीक्षा में सवाल ऐसे पूछेगा कि किस व्यक्ति के सलाह पर कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी? सर जॉन सोर। अगर पूछे कि किसके कार्यकाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो ये दो परीक्षा का सवाल। अस्थायी बंदोबस्त का नाम अब इतना इजी में नहीं पूछता है। अस्थायी बंदोबस्त का नाम इतना इजी में नहीं पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ। अब इनका नाम सुनिए क्या क्या है। अस्थायी बंदोबस्त को ही हम लोग इस्तेमारी व्यवस्था कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग जो है सूर्यास्त का नियम कहते हैं। इसी को हम विश्वदारी व्यवस्था कहते हैं। इसी को हम सूर्यास्त का नियम कहते हैं। इसी को हम 10 साला पद्धति कहते हैं। ये सब नाम क्या है? अस्थायी बंदोबस्त का ही नाम है। तो इतना सारा नाम अस्थायी बंदोबस्त का, याद रखिएगा। इसमें क्या था? अस्थायी बंदोबस्त में क्या था आपको बता दें कि अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले जो लागू किया गया वो किया गया था इन क्षेत्रों में। ये जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पहली बार क्या किया गया? इन्हीं क्षेत्रों में पहली बार जो किया गया अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। अस्थायी बंदोबस्त में पहली बार बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पश्चिमी बनारस और कर्नाटक का कुछ एरिया, कर्नाटक का कुछ एरिया, कुछ यहाँ का और कुछ जो है इस जगह का एरिया, यहाँ पर इसमें विकास किया गया। किसका? कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का। ठीक है, इसमें क्या होता था जान लीजिए थोड़ा। इसमें जो अस्थायी बंदोबस्त था, इसमें भू राजस्व वसूलने का एक प्रक्रिया था, जिसमें कि नीलाम की जाती थी। जमीनों को नीलामी करके जमींदार को दिया जाता था। और जमींदार क्या करता था? किसानों को जाके, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक जमीन है, इसी में सबका खेत है, छोटा छोटा टुकड़ा सबका है, तो ये सब तमाम टुकड़ों को नीलाम कर दिया जाता था। और उसमें से जो सबसे अधिक बोली पे लगाता था, सबसे ज्यादा बोली लगाता था, उसको जमींदार बना के उस पूरे भूमि का मालिक बना देता था। और कहा जाता था कि आप सूर्यास्त, जैसे सूर्यास्त का नियम है, तो सूर्य डूबने से पहले जो आखिरी दिन दिया जाता था, उसके सूर्य डूबने से पहले ही टैक्स इकट्ठा करके आपको देना है। ठीक है, कंपनी को दे देना है। इसी क्रम में क्या होता है कि लगभग 100% जब वसूलता था, इसमें 89% जो है वो जमीन ये कहाँ जाता था? कंपनी को। ठीक है, और 11% जो होता था वो जमींदार रखता था, जमींदार रखता था। इसमें क्या हुआ? ये व्यवस्था इतनी चरमरा गई, कहा जाता है कि ये तो 11% लेता था ना, तो इसके क्या हुआ? जितना से ज्यादा टैक्स वसूलेगा जमींदार, उतना का उसको 11% मिलेगा ना। तो जमींदार क्या सोचेगा? मान लीजिए 100 रुपया जमींदार वसूल रहा है, तो उसमें 89 रुपया कंपनी को दे देगा, मात्र वो 11 रुपया ही रखेगा। मान लीजिए अगर कंपनी 500 रुपया दे दिया, 500 रुपया दिया, तो 500 रुपया में जो है 11% करेंगे तो कितना हो गया? 55 रुपया जमींदार रखेगा। तो इसके बाद क्या हो गया? 445 रुपया किसको दे देगा? जमीन कंपनी को देगा। तो यहाँ जमीन वही है, यहाँ मिल रहा है 11 रुपया, यहाँ मिल रहा है 55 रुपया। तो जमींदार क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सोचेगा टैक्स बढ़ा के दे, ज्यादा टैक्स वसूलेगा तब ना इसको ज्यादा फायदा होगा। यहीं पर चरमरा गई व्यवस्था और कहा जाता है कि किसानों का शोषण प्रारंभ हो गया। यहाँ से किसानों का शोषण सबसे ज्यादा प्रारंभ हो गया, जबरन टैक्स वसूला जाने लगा और धीरे धीरे यही पद्धति आगे चलती रही। और बाद में हम देखेंगे कि ये जो है टोटल जो अस्थायी बंदोबस्त था, टोटल भूमि का 19% भूमि पर लागू किया गया। भारत का जितना भी भूमि था जो कंपनी के क्षेत्र में था, उसका 19% जमीन को ये लागू किया गया अस्थायी बंदोबस्त के तौर पर। बाद में जब हम देखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था ऐसी चलती रही, तब धीरे धीरे महालवाड़ी व्यवस्था भी लेकर अंग्रेज आते हैं और रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लेकर आते हैं। ये सब काम जो है किया जाता है इसके तहत। ठीक है, तो कॉर्नवालिस का इतना सारा कार्य था जो कि महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस में आप ये जरूर याद रखेंगे कि जो है इतना सारा चीज कर पाएंगे। ठीक है, उसको बंद